जो फैक्ट्रियाँ थी, जो इंडस्ट्रियाँ थी, वो हमारी बंद हो गई, उद्योग धंधे बंद हो गए, सब कुछ मतलब ख़त्म सा हो गया एक तरीके से। अभी हाल ही में हाथरस में हुआ, आपने देखा रातों रात जो लड़की थी वो उसका शव तक का जला दिया। इस बारे में सर आप क्या कहेंगे? मेरा तो एक ही कहना है कि योगी जी एक तो कह रहे हैं महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं, मगर मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, योगी जी से चिल्ला चिल्ला के पूछना चाहता हूँ कि आप जो बड़े बड़े वादे करते हो महिला सशक्तिकरण के, वो सिर्फ किताबों तक ही सीमित हैं। क्योंकि एक तो देखिए 6 बजे के बाद कोई महिला सड़क पे नहीं निकल सकती, क्योंकि उसको पता है कि या तो मेरी चेन खींच ली जाएगी या मेरा पर्स खींच लिया जाएगा। और फिर उसके बाद अगर बच्चे बाहर निकलते हैं, बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम किए जाते हैं। बच्चियां भी एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि कोरोना चल रहा है, दूसरी तरफ आपने अब बच्चियों के लिए स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को खोल दिया है। अब बताइए, आप खुद ही बताइए कि एक तरफ तो कई इलाकों के अंदर, हमारे नोएडा के ही हमारे कई इलाकों के अंदर कोरोना चल रहा है, गांव-गांव के अंदर। सदरपुर में भी हम सुन रहे हैं कि सदरपुर, नोएडा में कोरोना फैला हुआ है और वहाँ के सरकारी स्कूल खुल चुके हैं और हमारी बेटियां जो जाना शुरू हो गई हैं। एक तरफ कोरोना का डर है और दूसरी तरफ ये डर है कि शैतानों से हम अपनी बच्चियों को कैसे बचाएं। सर जैसे आप कांग्रेस सेवा दल से आते हैं जी और कांग्रेस सेवा दल के शहर अध्यक्ष हैं जी। सर, इसमें सर कांग्रेस सेवा दल जो महिला पे उत्पीड़न अत्याचार है उनके जी लिए सर कांग्रेस सेवा दल क्या कदम उठा रही है? सर, कांग्रेस सेवा दल अब ये कदम उठाने जा रही है। मुझे अभी पिछले महीने ही 4 सितंबर को लेटर दिया गया है, कांग्रेस सेवा दल का संयोजक बनाया गया है नोएडा से। और मैं आते ही हमारा सबसे पहले ये कर्तव्य है कि इस समय जैसे जो बच्चियों का हम कई लोग, हमें रोज़ हमारे पास कंप्लेंटें आ रही हैं। जैसे कि अभी कल ही एक बच्ची की कंप्लेंट आई है कि उसके जो पिताजी हैं वो सेक्टर 22 में पकौड़े की ठेली लगाते हैं और उनकी बच्ची जो है 12वीं क्लास में पढ़ती है और एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही है, जहाँ पे उनके बच्चे की 2500 रुपये फ़ीस थी और अब स्कूल वालों ने 2900 कर दी है। और उनसे स्कूल वालों ने कहा कि आप या तो बच्ची का फ़ीस जमा कराइए या आप अपनी बच्ची को निकाल लीजिए यहाँ सर। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम पढ़ाना भी चाहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, आप पढ़ा नहीं पाएंगे क्योंकि अभी जो 7 महीने कोरोना चला वो उसकी भी फ़ीस मांग रहे हैं उनसे। प्राइवेट स्कूलों की जो मतलब जोर जबरदस्ती चल रही है कि 5 महीने 6 महीने स्कूल बंद रहे, फिर भी सर अभिभावकों से स्कूल की फीस मांग रहे हैं सर, इसके लिए आप किस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं? सर देखिए, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जिन जिन बच्चों के अभिभावकों की शिकायतें हमारे पास आ रही हैं और हम उनसे जाके पर्सनली मिल रहे हैं, उनकी शिकायतें भी सुन रहे हैं और पर्सनली हम उन लोगों को कह रहे हैं कि हम आपको लेके स्कूल जाएंगे और अगर देखिए आपकी शिकायत बिल्कुल जायज़ है और स्कूल वाले सही में आपकी बिल्कुल जो कंप्लेंट आपने हमें करी है, एक तो सबसे पहले आप हमें लिखित उसकी बात दीजिए, क्योंकि तभी हम स्कूल वालों से बात कर पाएंगे। दूसरी बात ये कि हम आपको लेकर उनके पास जाएंगे और अगर आपने जिस तरह हमें बोला कि आपसे 3000 रुपये लिए गए और आपका टीसी भी नहीं दे रहे और ये कह रहे हैं स्कूल वाले कि कोरोना के टाइम जो ऑनलाइन पढ़ाई हुई है उसकी 7 महीने की फ़ीस जमा कीजिए आप, तो वो तो हम बिल्कुल मानते हैं कि वो बात जायज़ नहीं है कि जो माँ बाप अपना खून पसीना एक करके और पकौड़े बेच के 10 रुपये की प्लेट पकौड़े बेच के अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं और एक बेटी, उनकी बेटी जो 12वीं क्लास में पढ़ती है और उसकी वो फ़ीस नहीं दे पा रहे, यानी 7 महीने की वो 2900 रुपये के हिसाब से फ़ीस मांग रहे हैं, जो बिल्कुल ही गलत बात है। बिल्कुल जायज़ नहीं है ये बात कि आप एक पकौड़े वाले व्यक्ति से, मोदी जी कहते थे कि गरीब व्यक्ति का बच्चा निःशुल्क पढ़ेगा, वो कहाँ गई उनकी बातें, वो लंबी लंबी बातें कहाँ गई उनकी? और 7 महीने में ही सारी बातें गायब हो गई उनकी कि अभी कोरोना के चलते 7 महीने में। मैं मानता हूँ इस बात को कि टीचरों की भी तनख्वाह देनी है, मगर मैं ये भी बात मानता हूँ कि आप अगर 100 बच्चे आपकी एक क्लास में पढ़ रहे हैं और एक बच्ची जो अच्छा पढ़ रही है, पढ़ाई में अव्वल है, और उससे भी आप जो है पूरी फीस मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि 2900 रुपये महीने के हिसाब से आप पहले ऑनलाइन की फ़ीस जमा कराइए। अब देखिए वो माँ बाप जो हैं वो अपनी बेटी को घर बिठाने के लिए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम अपनी बेटी को घर बिठा लेंगे, 11वीं का टीसी आप हमें दे दीजिए। और स्कूल वालों ने साफ साफ कह दिया है
कि आप उसको ओपन से पढ़ाइए, हम जो है उसको यहाँ पे नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि वो जी यूपी में सर 7 सीटों पे उपचुनाव होने हैं जी सर, उसके लिए कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारी है यूपी के अंदर? किन देखिए, मुद्दों पे विचार कर रही है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी के कई मुद्दे हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा हमेशा देखिए गरीबों के साथ रही है, उसने कभी भी धर्म की राजनीति नहीं करी, हमेशा आम इंसान को साथ लेके चलती है। अब आप खुद ही देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने क्या नहीं किया इस देश के लिए, कितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बनाई, कितने बड़े बड़े एम्स बनाए। आप देखिए आज आज जो यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे पढ़ रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी की देन है। और आप सोचते हैं कि आप कहते हैं कि 60 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो ये बिल्कुल गलत बात है, मैं इसको बिल्कुल जायज़ नहीं मानता। सर यूपी के अंदर कांग्रेस पार्टी पे एक तरह का जब चुनाव का समय आता है, जी। एक मुख्यमंत्री का एक चेहरा कौन होना चाहिए ये अंत तक डिसाइड नहीं कर पाते। जी। सर अब की बार 2022 में यूपी के विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या अब की बार कोई ऐसा चेहरा है जो पहले से तय कर लिया है? सर देखिए, ये तो सब हाई कमांड देखती है, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये हाई कमांड डिसाइड करती है कि कौन कौन व्यक्ति मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा, कौन। अब ये तो पूरी हाई लोगों जी की ये शिकायत रहती है ना जी कि जी मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है, मुख्यमंत्री का जी कोई चेहरा नहीं, तो कोई जी ऐसा कोई पहले से तय कर रखा है अब की बार? सर देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ये हाई कमांड का काम है, और हमारा काम तो ये है कि जनताओं, कांग्रेस सेवा दल का काम हमेशा ये रहता है कि जनता की समस्याओं को सुनो और उसको हल करवाओ। सर बिहार में विधानसभा इलेक्शन चल रहे हैं जी सर, आरजेडी कांग्रेस का महागठबंधन हुआ है जी सर, इस बार अब की बार महागठबंधन जीतेगा या फिर से? नहीं नहीं नहीं, इस बार तो हमारा महागठबंधन ही जीतेगा। क्योंकि क्या हुआ, पिछली बार आप देखिए जो जनता दल यू की विधायक थी, मंत्री थी मंजू वर्मा, उनके कुकर्मों को सब याद है, सब लोगों को याद है। और इस बार जेडीयू ने उनको दोबारा चुनाव पे टिकट दी है और दोबारा वो चुनाव लड़ रही हैं। तो ये तो बिल्कुल इतना मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि घोर कलयुग आ गया हो कि एक तरफ जो जिस व्यक्ति विशेष ने, जो मंजू वर्मा थी, एक तरफ उन्होंने 12 सबको पता है कि 2 साल पहले क्या हुआ था, 10 से 12 साल की बच्चियों के साथ क्या किया गया था, क्या गलत काम हुए थे, सब पता है। और उसके बाद भी आपने उनको टिकट दी है, तो ये सरासर गलत मैं मानता हूँ इस बात को। सर यूपी के अंदर युवाओं में एक तरह का कांग्रेस के प्रति जोश है या सर अभी? सर इस समय कांग्रेस जब से मैं आपको अपना बताऊं कि जब से मुझे पिछले महीने ही मुझे नोएडा से कांग्रेस सेवा दल का संयोजक बनाया गया है, और मैं जहां जहां जिन जिन लोगों के पास जा रहा हूं, बस्तियों में और छोटी छोटी कॉलोनियों के अंदर, युवाओं में इतना बढ़ चढ़ के जोश है कि हर व्यक्ति कह रहा है कि आप हमें जोड़ो, हमें मेंबर बनाओ, हम बनना चाहते हैं, हम कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहते हैं। हम जब उनसे पूछते हैं, उनसे सवाल करते हैं कि आप कांग्रेस के साथ क्यों जुड़ना चाहते हैं, तो वो उनका एक ही कहना होता है कि इस भारतीय जनता पार्टी ने जब से यूपी में सरकार आई, एक तो हमारी औरतें, हमारे बच्चे बाहर नहीं निकल सकते, दूसरा बिजली महंगी हो गई है, सब्जियों के दाम सबको मालूम है कि इस समय आग लगी पड़ी है सब्जियों की, 250-300 रुपये किलो धनिया बिक रहा है। आप सोचिए कि एक धनिया, हरी मिर्च की कितनी वैल्यू होती है सब्जी के अंदर, अदरक, लहसुन, और इवन आप देखिए आलू का भाव 50-55 रुपये किलो चला गया। तो गरीब आदमी क्या खाएगा? एक तो कोरोना का डर था, कोरोना की वजह से लोगों की नौकरियां चली गई, सरकार के पास उनको देने के लिए नौकरियां नहीं है। दूसरी तरफ जो प्राइवेट जो फैक्ट्रियां थी, जो इंडस्ट्रियां थी, वो हमारी बंद हो गई, उद्योग धंधे बंद हो गए, सब कुछ मतलब ख़त्म सा हो गया एक तरीके से।